कॉपी निकालो। और आज जो है आपका जो केमिकल बॉन्डिंग वाला टर्न है ना, तो जैसा शेड्यूल मैंने बताया था वैसे शेड्यूल लेके चलना है आपको। तो आज केमिकल बॉन्डिंग का टर्न है। जितना केमिकल बॉन्डिंग में आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था उसी के आगे हम बढ़ेंगे। तो आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग VSEPR है ना, ये डिस्कस करेंगे। ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, रिपल्शन और ये थ्योरी, ठीक है ना बेटा। और इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा, ठीक है, कमिंग 2 ईयर एग्जाम के लिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 2021 से लेकर के 2023 तक के लिए मैं बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट दूंगा। तो ये 2 साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक से सवाल आने के चांसेस ज्यादा होंगे, राइट। इसको 2021 से 2023 का नाम जरूर दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लिखो, ठीक है। चलो लिखो, फटाफट लिखो। लिखा भाई। अब कुछ बातें हैं, पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लें। इनका कहना क्या है, पहली बात तो ये है कि ये थ्योरी हम लोगों को, इस थ्योरी से हम लोग 3 बातें आपसे पूछे जाते हैं। एक तो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और दूसरा शेप, और तीसरा ज्योमेट्री, ठीक है। और इसके बाद लोन पेयर के भी ऊपर बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले हम इस थ्योरम को पढ़ेंगे, उसके बाद किस तरीके से सवाल आपसे पूछता है और वो किस तरीके से सवाल पूछेगा एज ए एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कमिंग 2-3 दिन आप इसको पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन को करेंगे। बिना एप्लीकेशन के ये समझ में नहीं आएगा। बिना एप्लीकेशन के आपने खाली थ्योरम पढ़ रखा है, थ्योरम तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसको कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। और जब तक आप इसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तो इस पढ़ने का इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक। एक बात तो ये है, ठीक है। तो आप इतनी चीजों के ऊपर हमारी एक एनालिसिस होने वाली है, हम इतने टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अच्छा, इस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या है, शेप और ज्योमेट्री दोनों ही एक जैसा है। जो शेप होगा वही ज्योमेट्री होगा। बिल्कुल भी ये बात, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। ऐसा आप इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आज तक जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो आपसे शेप पूछा गया है ना, कभी ज्योमेट्री के ऊपर उसने डिस्कस नहीं किया। तो इस वजह से ज्योमेट्री का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोगों ने जनरली क्वेश्चन क्या देखा कि कोई क्वेश्चन दे दिया, उसने कह दिया बताइए शेप क्या है। तो शेप वर्ड देखने की वजह से आपके दिमाग में ये आ गया कि जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा मतलब जैसी ज्योमेट्री होगी वैसा शेप होगा, ऐसा आप लोग सोचते हो। लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत है, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। ज्योमेट्री और शेप दोनों का अलग अलग मामला रहेगा, है ना। लोन पेयर के ऊपर आजकल बहुत क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है, इधर 2-3 सालों से तो कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन भी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है कि 2 एटॉमिक, ये 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर के एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग पढ़ा करते थे पहले, ओल्ड टाइम में पढ़ा करते थे, तो उसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। तो हाइब्रिडाइजेशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म होने की वजह से वेस्पर जो है बहुत ही ज्यादा हमारे लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे और बाकी तो एप्लीकेशन में हम इस पे एंगल, बॉन्ड लेंथ, है ना, सबके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एनर्जी को लेकर भी करने वाले हैं, थोड़ा सा इसमें रेजोनेंस भी मैं ऐड करूंगा। तो एप्लीकेशन में हम कम से कम 20-25 केसेस डिस्कस करेंगे,
तो दिस वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। नोट्स को बराबर पढ़ते रहिए, नोट से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, जितना भी मैं आपको लिखा रहा हूं नोट्स के अंदर ही पेपर आपका रहने वाला है। तो नोट्स पर फुल्ली कमांड करिए, जितना भी मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होगा। चलिए, तो पहली बात इनकी बात कहां से हम शुरू करते हैं। हम ऐसे बोलते हैं, पहले दिमाग लगाना भाई। मान लिया कि एक एलिमेंट ए है, समझना, एक एलिमेंट ए है, इससे ये लगा हुआ बी लगा हुआ है, और इससे मान लिया मैंने सी लगा रखा है, और इससे मैंने डी लगा रखा है। चलिए मैंने 3 मेंबर लगा दिए, राइट। और इसके ऑक्टेट पूरे होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहा है, ठीक है बेटा। ऑक्टेट पूरे होने के बाद जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर बचता है, राइट, ऑक्टेट पूरे होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बचता है, इसी को हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। या देखो एनसीईआरटी में इसी को नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोला गया, राइट। नॉन बॉन्ड पार्टिसिपेट किया ही नहीं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, इज दैट क्लियर? अच्छा भाई, लेकिन हम इतना बड़ा बड़ा ना लिख के हम अपने स्टाइल में इस क्वेश्चन को लिखेंगे, यानी कि एलपी से काम चलाएंगे। एक बात, इस बॉन्ड में, किसी भी बॉन्ड में, चाहे इसकी बात कर ले चाहे इसकी बात कर ले, किसी बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा उसे बेटा जी बोलेंगे बॉन्ड पेयर। उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि शॉर्टकट में हम बीपी लिखें तो ब्लड प्रेशर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरा कोई मामला बॉइलिंग पॉइंट से है। ये बॉन्ड पेयर में बोल रहा हूं। और इस एलिमेंट से 2 मेंबर्स लगे हुए, और ये जो एंगल है इसी को हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल। क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। तो आपने एक टॉपिक पढ़ना है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर भी पढ़ना है आपके एनसीईआरटी में, बहुत थोड़ा से दे रखा है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत डिटेल में हम लेके चलेंगे, ताकि आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये अच्छा, इन्होंने क्या कही, एक तो पहले इंफॉर्मेशन को नोट किया जाए। पहले इंफॉर्मेशन को नोट करिए। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, अच्छा एक बात देखो बच्चों, एक बात देखो। तो पहली बात तो ये कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए यानी वेस्पर थ्योरम से हाइब्रिडेशन निकालने के लिए बहुत से बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं, बड़े तरीके दिए हैं, है ना। तो मुझको ऐसा लगता है कि उन फॉर्मूलों को मैं यूज करूंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, प्रॉब्लम को फाइनल आंसर करने में काफी समय लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, ठीक है, जो बुक में लिखा है अच्छी बात है, उसको आप अप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन उसमें हमको एक चीज समझ में आता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, और कंपटीशन टाइम का खेल है बेटा। कंपटीशन में आप जितने कम समय में प्रॉब्लम को खत्म करते हैं वो आपका सक्सेस पॉइंट होगा। तो कंपटीशन के अंदर आप कम से कम समय में चीजों को खत्म करिए। तो कंपटीशन में आप जब हाइब्रिडाइजेशन के प्रॉब्लम को डील करेंगे तो उसमें मेरी कुछ बातें यूज करिए जो मैं यूज कर रहा हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपने क्या यूज करना है, आपने यूज करना है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम पर जो भी सेंट्रल एटम है तो वहां पर जो है कितना लोन पेयर है, प्लस नंबर ऑफ एटम हो, कोई एटम हो, कोई आयन हो, या कोई मॉलिक्यूल हो, है ना, अटैच्ड विथ किसके साथ, अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम, यानी कि सेंट्रल एटम से जो लगा हो। तो ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इस फॉर्मूला को लिखने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपका विद इन सेकेंड पलक झपकते ही आंसर आ जाना चाहिए। बाकी आप बुक के हिसाब से जो लगाएंगे उसमें काफी समय लगेगा, मैं तो करके भी देख चुका हूं। तो हमें समय बचाना भी है, कंपटीशन का ये भी स्टाइल होगा कि हमें समय को भी बचाना है, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मूले को यूज करना है।
तो यहां पर देखो एक वर्ड मैंने यूज किया हुआ है कि भाई नंबर ऑफ एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम डील करूंगा और एप्लीकेशन के प्रॉब्लम्स में एप्लीकेशन करने वाला हूं, तो इन तरह के सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। कभी आयन भी देखने को मिलेगा, कभी मॉलिक्यूल भी देखने को मिलेगा। तो जब हम आयन और मॉलिक्यूल की प्रॉब्लम देखते हैं, जो हमने बुक में फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो सब फेल मार जाते हैं, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि साहब हमने फॉर्मूला ऐसा पढ़ा था और ऐसा आंसर आ रहा, तो ये सब चीजें वहां गड़बड़ा जाती है। तो आप इस सीधे सीधे लैंग्वेज में इसको लेके चलो। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर मान लिया जाए इनका कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन 2 आ रहा है तो आप मान के चलिए वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर 3 आ रहा है तो आपने मान के चलना है sp2। अगर बेटा जी आपका 4 आ रहा है तो वहां पर sp3। अगर वहां पर 5 आ रहा है तो यहां पर हो जाएगा sp3 d या d1। अगर आपका 6 आ रहा है तो हो गया आपका sp3 d2। और इसी तरीके से अगर 7 आ रहा है तो हमने sp3 और d3 की बात करनी है। तो पहले इसका नोट करो। इस लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ठीक है। इस लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो मैंने पहले भी बोला था कि मंडे फ्राइडे एंड संडे, मंडे फ्राइडे एंड संडे के लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी चलती है। तो इस दिन अगर किसी बच्चे ने कोई चीज नहीं लिखा है तो आप YouTube पर जाकर के लेक्चर्स को आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो एक बात तो ये डिसाइड हो गया, ठीक है ना। नोट करो बेटा फटाफट। लिखा? अच्छा, एक बात और बोलेंगे भैया, है ना, एक बात और बोलेंगे, पहले इंफॉर्मेशन पूरा लिख लो। अच्छा, एक बात और है कि भाई जहां लोन पेयर होगा, जहां लोन पेयर होगा या बॉन्ड पेयर होगा, उस इलेक्ट्रॉनों के बीच में कुछ ना कुछ रिपल्शन तो होता ही है। तो रिपल्शन को जरूर लिखें, है ना, रिपल्शन को जरूर लिखें। पहले मैं वो रिपल्शन लिखवाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसके अलावा एक और लिखाऊंगा ताकि मैं उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय उनका मैं यूज कर सकूं, राइट। तो रिपल्शन, ठीक है। तो रिपल्शन के लिए मेरे पास 2 बातें रहेंगी, है ना। सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होगा वो लोन पेयर के बीच में होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, और सबसे कम जो है बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, राइट। अब आप अगर ये सोचो कि भाई लोन पेयर के बीच में रिपल्शन कैसे हो गया, तो आप एक इमेजिन कर सकते हो कि लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन का पेयर है, बॉन्ड पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन ले लो और बॉन्ड पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो आपको थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी आने लगेगी कि हम लोग रिपल्शन कैसे कर रहे हैं। पहले तो नोट कर फटाफट। अब इसके बाद एक और है, कुछ हमारे सवाल जो है इस तरीके से भी लगेंगे कि MB का मतलब होता है मल्टीपल बॉन्ड, और ये MB हो गया मल्टीपल बॉन्ड। इसके बाद MB हो गया मल्टीपल बॉन्ड, ये हो गया SB का मतलब सिंगल बॉन्ड, और इसके बाद सबसे कम हो गया मेरा SB यानी सिंगल बॉन्ड। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि MB का मतलब क्या होता है, MB का मतलब होता है आपका मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा जी
मल्टीपल बॉन्ड, और इसी तरीके से sp की अगर हम बात करें तो इसको हम लेंगे एज ए सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। लिखा, तो पहली वाली लाइन तो ये वाली लाइन तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हम जब प्रॉब्लम को करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, तो मुझे सेकंड लाइन की भी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है ना। तो हमें इनकी भी जरूरत पड़ने वाली है। ये तो आपके एनसीईआरटी में दे ही रखा है, पूछा भी गया है, तो ये तो दे रखा है और ये हमें जरूरत पड़ने वाली, इसलिए इसको भी लिखना जरूरी है। तो प्रॉब्लम तो इससे भी निकलने वाले है ना। चलिए फटाफट लिखिए बेटा, अब एक दो लाइन लिखो फटाफट। बोला बेटा, लिखो। इफ मॉलिक्यूल कंटेन, है ना, इफ मॉलिक्यूल कंटेन only bond pair of electron, then such molecule is symmetrical in nature, right? नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, इफ मॉलिक्यूल कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना भाई। लोन पेयर कब बचेगा? जब बनेगा, जब बॉन्ड पेयर तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तभी तो लोन पेयर बनेगा, है ना। तो ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखो बॉन्ड पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट, तभी तो लोन पेयर बचेगा, है ना। बॉन्ड ब्रैकेट में लिखो बॉन्ड पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट, ब्रैकेट बंद, देन मॉलिक्यूल्स आर अनसिमेट्रिकल इन नेचर, राइट, ठीक है। अब लिखो ए। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा स्टेरिक नंबर 2। तो बेटा जी एक बात समझना, स्टेरिक नंबर 2 का मतलब क्या होगा कि जो सेंट्रल एटम से, अगर हमने मान लिया सेंट्रल एटम ये है, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सेंट्रल एटम कैसे हम पहचानेंगे। तो बेटा जी 99.9% केसेस में सेंट्रल एटम वही होता है, फिर से सुनना, 99.9% केस में सेंट्रल एटम वही होता है जिसके नंबर सबसे कम होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन का भी सेंट्रल एटम नहीं होता, ठीक है। तो 99% केस में हम जो प्रॉब्लम डील कर रहे होते हैं तो हम पूछते हैं बता सेंट्रल एटम कौन सा जिसके नंबर्स कम होंगे, तो वो सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन कभी नहीं करेगा, हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्टेट बनाता है, नहीं तो डुप्लीकेट बनाता है ना। तो ऑक्टेट भी होना चाहिए, उस कंडीशन ये भी होनी चाहिए। अच्छा, बाकी हम डिस्कस करेंगे, सेंट्रल एटम को पहचानने का तरीका बताएंगे और केसेस बताएंगे, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चल, तो स्टेरिक नंबर 2 का मतलब क्या होगा कि सेंट्रल एटम से 2 एटम लगे हुए हैं। जैसे इस केस में अगर मैं कहता हूं कि स्टेरिक नंबर कितना है, तो आप कहेंगे साहब 3 है, क्योंकि 3 मेंबर्स लगे हुए हैं। तो स्टेरिक नंबर 2, तो स्टेरिक नंबर का मतलब या तो स्टेरिक नंबर लिख लो या सीरियल नंबर लिख लो, जैसा आपका मन करे वैसा आप लिख सकते हो। तो स्टेरिक नंबर लिख सकते हो, सीरियल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। दोनों बातें अपनी जगह सही है। तो यहां पर हमें 2 केस लेना है, सुनो और समझो। यहां हमें 2 केस लेना है। एक तो केस लेना AB2 टाइप मॉलिक्यूल। पहला केस क्या लेना है? पहला केस क्या लेना है इसमें? पहला लेना AB2 टाइप मॉलिक्यूल। अब थोड़ा सा एक बात और बता दें बेटा, जहां पर मैं B लिखूंगा उसका मतलब होता है बॉन्ड पेयर, उसका मतलब क्या होगा? बॉन्ड पेयर। जहां पर मैं L लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा? लोन पेयर, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और A तो ऑलरेडी आपका, ये भी लिख देता हूं मैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। A क्या होगा? हमेशा सेंट्रल एटम। तो A हमेशा क्या होगा? सेंट्रल एटम। तो बच्चों 2 केस में डिस्कस करूंगा। पहला हमारा होगा AB2।
तो AB2 का मतलब क्या हुआ, ये A हो गया और ये आपका B हो गया, ये आपका B हो गया, दिखाई दे रहा है ना, ये आपका बॉन्ड पेयर, ये आपका बॉन्ड पेयर। और ये एंगल आपको जो देखने को मिल रहा है, तो ये आप फैमिलियर होंगे कि 180 डिग्री एंगल देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब पहले इतना नोट करो फटाफट। लिखा बच्चों? अब देखो बेटा, अगर मैंने पूछा कि मेरे को बताइए ज्योमेट्री क्या होगी, तो ज्योमेट्री आप कहने वाले हैं लीनियर, है ना, ठीक है भाई। अगर मैंने पूछा कि बताइए शेप क्या होगा, तो आपने कह दिया साहब लीनियर, ठीक है। एंगल लिखाने की जरूरत नहीं, ऊपर ही दिख रहा है ना। कुछ एग्जाम्पल भी मैं डिस्कस कर लूं, जैसे मैं BeX2 मॉलिक्यूल ले लूं, बच्चों ले सकता हूं, तो BeX2 मॉलिक्यूल ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, ले सकता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अब देखो जैसे मैंने ये ले रखा है BE और ये आपका Cl ले रखा है, ये आपका Cl ले रखा, ध्यान से देखना, ये एंगल तो आप जानते ही हो 180 ऊपर लिखा हुआ है, राइट। अब मेरे को क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। बाकी तो आप जानते हो ज्योमेट्री तो यही होगा जो ऊपर लिखा है, शेप भी वही होगा जो लिखा है। अब यहाँ पर जो रह गया वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो बेटा एक बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने क्या बताया कि भाई लोन पेयर और सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम का लोन पेयर कितना है, 0। बेरिलियम के ऊपर लोन पेयर कितना है, 0, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एंगेज हो गए, तो 0 तो हो गया आपका लोन पेयर, दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद मैंने क्या कहा है कि नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। देखो एटम लिखने से कितना फायदा मिल गया, आप इसको गिनने लगे। बुक में तो लिखा जाता है, जो बुक की जो लैंग्वेज है बॉन्ड पेयर बोलते हैं, बुक के हिसाब से बॉन्ड पेयर बोलिए, लेकिन जो प्रॉब्लम को डील करना है आपको, वो एटम से भी काम चला सकते हो। यानी कि एटम हमारे पास कितना लगा है, 2। भाई 2 एटम कह रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर कह लो, आपकी मर्जी होगी। बुक में तो आपको बॉन्ड पेयर लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम को और आसान करने के लिए मैं एटम बोल रहा हूं। तो ये आपका एटम कितना हो गया, 2, तो 2 मेरा एटम हो गया, 0 + 2 बराबर आपका हो गया 2। और मैं बता चुका हूं जब 2 होगा तो हाइब्रिडेशन मेरा क्या हो जाएगा, बोलो, sp हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर। और अगर मैंने BeCl2 में पूछा कि ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, शेप क्या होगा, लीनियर, तो पहले इसको नोट करो, फिर केस नंबर 2 पर थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं। केस नंबर 2 पर जरा AB दूसरा केस लेते हैं एक और। लिखा बेटा, दूसरा केस लिखो, ABl टाइप। तो ABl टाइप मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सुनना ध्यान से। A से आप फैमिलियर, सेंट्रल एटम, B क्या है, बॉन्ड पेयर, A क्या है, लोन पेयर। अब यहां पर एक सुनना ध्यान से, मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं साइनाइड की बात करूं, ठीक है ना, साइनाइड आयन लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
तो साइनाइड आयन Cn माइनस, एक बात समझना ध्यान से, ये C हो गया, ये N हो गया, दिख रहा है आपको, और ये हमने क्या लगा रखा है, C पर माइनस लगा दिया, है ना। तो यहां माइनस जो होता है दोनों पर हो सकता है, कार्बन पर भी हो सकता है, नाइट्रोजन पर भी हो सकता है, ड्यू टू रेजोनेंस, ये अलग बात है, बैलेंसिंग बेस पर इसको लिखे हुए हैं। अब सुनना ध्यान से, अगर मैंने ये कह रखा, मान लिया कि एक कोई मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, मैंने इमेजिन कर लिया कोई मॉलिक्यूल है, और हमने ये पूछ लिया, हमने ABL का एक टाइप ले रखा है ना, ABL का एक टाइप ले रखा है, ए क्या हो गया, सेंट्रल एटम मान लिया, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर हो गया, और लोन पेयर गिनना चाहो तो गिनवा दे, कहो तो आप गिन सकते हैं लोन पेयर। मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं कि बताइए इस साइनाइड की ज्योमेट्री क्या होगी, इस साइनाइड की ज्योमेट्री क्या होगी, तो आपने मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट ने यही कहना है साहब लीनियर शेप होगा, राइट। अगर मैंने ज्योमेट्री पूछा या शेप पूछा, ज्योमेट्री पूछा या शेप पूछा, तो आपने यही कहना है कि साहब लीनियर होगा, ठीक, ऐसा आप बोलने वाले हो। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सही है, क्या ये सही है? आपको लगता है कि आप लीनियर, चाहे मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं चाहे शेप की बात कर रहा हूं, ये सही है? बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम ज्योमेट्री को डिसाइड कर रहे होते हैं, ज्योमेट्री को डिसाइड कर रहे होते हैं, तो हमें एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और एंगल के लिए हमें खास बात क्या होता है कि सेंट्रल एटम से कम 2 एलिमेंट अगर लगे हुए हैं, ये ए है, यहां लगा हुआ एक एलिमेंट, यहां लगा हुआ एक एलिमेंट, तो 2 एटम अगर सेंट्रल एटम से लगे हुए हैं तो हम एंगल डिसाइड कर पाएंगे। जब एंगल डिसाइड कर पाएंगे तभी ज्योमेट्री डिसाइड होगी। ऐसा तो है नहीं कि एंगल हमने डिसाइड ही नहीं किया, एंगल हम डिसाइड ही नहीं कर पाए और ज्योमेट्री को हम कैलकुलेट करने लगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस केस में, यानी ABL केस में, अगर हम ज्योमेट्री या शेप पूछेंगे तो आप नील आंसर देंगे। क्या देंगे? नील देंगे। कोई नहीं आंसर, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, एंगल नहीं है, यहां पर हमारे पास एंगल नहीं है। एंगल होने के लिए कम से कम एक, जैसे नाइट्रोजन है, एक एलिमेंट और होता तो एंगल डिसाइड हो जाता। जब एंगल डिसाइड हो जाएगा तो शेप भी डिसाइड हो जाएगा और ज्योमेट्री भी डिसाइड हो जाएगी। तो साइनाइड के केस में हमें दोनों को नील लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो फटाफट, लिखा बच्चों? अब जो है दूसरा लिखो, दूसरा स्टेरिक नंबर 3। तो स्टेरिक नंबर 3 का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल एटम से 3 एलिमेंट लगे होंगे, यही तो मतलब हुआ, है ना। तो भाई इसमें जो पहला केस होगा AB3 टाइप, लिखो भाई AB3 टाइप। लिखा भाई? अब देखो, चलो मैं इधर बता देता हूं। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया,